वो आदमी हैंडबैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब की कंपाउंड के पार्क से दो आदमी इसकी तरफ बढ़े। क्या रहा? एक ने पूछा। मिल गया, बैग वाले ने कहा। कागजात हैं या नहीं? मैंने खोल कर नहीं देखा। गधे हो, यहाँ कैसे खोल कर देखता? लाओ, इधर लाओ, इसने हैंडबैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वो चौंक कर बोला, वो ये इतना वज़ी क्यों है? इसने बैग खोलना चाहा, लेकिन इसमें कुफल लगा हुआ था। चलो यहाँ से। तीसरा बोला, यहाँ खोलने की जरूरत नहीं। कंपाउंड के बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गए। इनमें से एक कार ड्राइव करने लगा। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद इन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। इनमें से एक, जो काफी मुअम्मर मगर अपने दोनों साथियों से ज्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतली सी तार की मदद से हैंडबैग का कुफल खोलने लगा। और फिर जैसे ही हैंडबैग का कुफल खोला, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी बेसाख्ता उछल पड़े। कोई चीज बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे के एक दरख्त से टकराते टकराते बची। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई दकीका बाकी नहीं रह गया था। तीन बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। शट अप! बूढ़ा हलक के बल चीखा। तुम गधे हो, तुम्हारी बदौलत। जनाब, मैं क्या करता? मैं इसे वहाँ कैसे खोल सकता था? इसका भी तो ख्याल था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। बकवास मत करो, पहले ही इत्मीनान कर चुका था, वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब इस लोंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोक दो। कार रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्लब में इसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत सी औरत। दोनों शराब पी रहे थे। गलत है, इमरान शराब नहीं पीता। पी रहा था जनाब। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। चलो वापस चलो। वो कुछ देर बाद बोला, मैं इसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा। बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा। नहीं, वो तुम्हारी तरह अहमक नहीं है। बूढ़ा झुंझला कर बोला, इसने हमें धोखा दिया तो खुद भी गाफिल ना होगा, तब तो वो क्लब ही से चला गया होगा। बहस मत करो, बूढ़े ने गर्ज कर कहा। मैं इसे ढूंढ कर मार दूंगा, ख्वाह वो अपने घर ही में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से वो भी बाहर निकला और इसने कंपाउंड के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। वो फिर अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर रहे हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। इसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थी। जरा खाना हजम कर रहा हूँ। इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रही। वो फिर उठा। अब वो टेलीफोन बूथ की तरफ जा रहा था। इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला, हेलो सुपर फयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बस अब रवाना हो जाओ। रिसीवर रख कर वो फिर हाल में चला आया, लेकिन वो इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा था। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज पर जा बैठा जहाँ तीन आदमी पहले ही से बैठे हुए थे और ये तीनों इसके शनासा थे, इसलिए इन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान इनके साथ कहके लगाता रहा। इस दौरान बार बार इसकी नजरें दाखिली रास्ते की तरफ उठ जाती थी। अचानक इसे दरवाजे में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिससे इसने चंद रोज कबल कागजात वाला हैंडबैग छीना था। इमरान और ज्यादा इन्हमाक से गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसने अपने दाहिने छाने में किसी चीज की चुभन महसूस की। इसने एक नखियों से दाहिनी तरफ देखा। बूढ़ा इससे लगा हुआ खड़ा था और इसका बायां हाथ कोट की जेब में था और इसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज इमरान के छाने में चुभ रही थी। इमरान को ये समझने में दुश्वारी ना हुई कि वो रिवाल्वर की नाली ही हो सकती है। इमरान साहब, बूढ़ा बड़ी खुश अखलाकी से बोला, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले चलेंगे? हाँ चाचा जान, इमरान चहक कर बोला, जरूर जरूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत ना होनी चाहिए। आप चलिए तो, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे इस गधे की हरकत पर अफसोस है। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवाल्वर की नाल इसके पहलू में चुभ रही थी। वो दोनों बाहर आए। फिर जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए। कागजात कहाँ हैं? बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। दफातन इमरान ने बूढ़े का बायां हाथ पकड़कर थोड़ी के नीचे एक जोरदार गुंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवाल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि इसके साथियों ने इसे संभाल लिया। मैं कहता हूँ, वो 10,000 कहाँ हैं? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाड़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर इन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक जद्दोजहद का आगाज हो गया। वो तीनों बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। सुपर फयाज, इमरान ने चीख कर कहा, दाढ़ी वाला। लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वो मेहंदी की बाढ़ फलांगने ही वाला था कि इमरान के रिवाल्वर से चोला निकला और गोली टांग में लगी और बूढ़ा मेहंदी की बाढ़ में फंस कर रह गया। अरे बाप रे बाप! इमरान रिवाल्वर फेंक कर अपना
मुंह पटकने लगा। वो दोनों पकड़े जा चुके थे। फयाज जख्मी बूढ़े की तरफ झपटा, जो अब भी भाग निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। फयाज ने टांग पकड़कर मेहंदी की बाट से घसीट लिया। ये कौन? फयाज ने इसके चेहरे पर रोशनी डाली। फायर की आवाज सुनकर पार्क में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। बूढ़ा बेहोश नहीं हुआ था, वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा था। इमरान झुक कर इसकी मसनूई दाढ़ी नोच डाली। हाय! फयाज तकरीबन चीख पड़ा। सर जहांगीर! सर जहांगीर ने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान की ठोकर ने इसे बाज रखा। हाँ सर जहांगीर, इमरान बड़बड़ाया, एक गैर मुल्क का जासूस, कौम फरोश, गद्दार। दूसरे दिन कैप्टन फयाज इमरान के कमरे में बैठा इसे तहीर अमेज नजरों से घूर रहा था और इमरान बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मुझे खुशी है कि एक बड़ा गद्दार और वतन फरोश मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। भला कौन सोच सकता था कि सर जहांगीर जैसा मुअज़्ज़ज़ और नेक नाम आदमी भी किसी गैर मुल्क का जासूस हो सकता है। मगर वो कब्र का मुजावर कौन था? फयाज ने बेसब्री से पूछा। मैं बताता हूँ, लेकिन दरमियान में टोकना मत। वो बेचारा अकेले ही ये मरहला तय करना चाहता था, लेकिन मैंने इसका खेल बिगाड़ दिया। पिछली रात वो मुझे मिला था, इसने पूरी दास्तान दोहराई और अब शायद हमेशा के लिए रूपोश हो गया है। इसे बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है। अब वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। मगर वो है कौन? अयाज। चौंको नहीं, मैं बताता हूँ। यही अयाज वो आदमी था जो फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ कागजात समेत सफर कर रहा था। आधे कागजात इसके पास थे और आधे सेक्रेटरी के पास। इन पर डाका पड़ा, सेक्रेटरी मारा गया और अयाज किसी तरह बच गया। मुजरिमों के हाथ सिर्फ आधे कागजात लगे। अयाज फॉरेन ऑफिस की सीक्रेट सर्विस का आदमी था। वो बच गया, लेकिन इसने ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी। वो दरअसल अपने जमाने का माना हुआ आदमी था, इसलिए इस शिकस्त ने इसे मजबूर कर दिया कि वो मुजरिमों से आधे कागजात वसूल किए बगैर ऑफिस में ना पेश हो। वो जानता था कि आधे कागजात मुजरिमों के किसी काम के नहीं। वो बकिया आधे कागजात के लिए इसे जरूर तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद इसने मुजरिमों का पता लगा लिया, लेकिन इनके सरगना का सुराग ना मिल सका। वो हकीकतन सरगना ही को पकड़ना चाहता था। दिन गुजरते गए, लेकिन अयाज को कामयाबी ना हुई। फिर इसने एक नया जाल बिछाया। इसने वो इमारत खरीद ली और इसमें अपने एक वफादार नौकर के साथ जिंदगी बसर करने लगा। इस दौरान में इसने अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए एक कब्र दरियाफ्त की और वो सारा मैकेनिज्म तरतीब दिया। अचानक इसी जमाने में इसका नौकर बीमार होकर मर गया। अयाज को एक दूसरी तरकीब सूझ गई। इसने नौकर पर मेकअप करके इसे दफन कर दिया और इसके बेस में रहने लगा। इस कार्रवाई से पहले इसने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम मुंतकिल कर दी और सिर्फ एक कमरा रहने दिया। इसके बाद ही इसने मुजरिमों को इस इमारत की तरफ मतवज्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए, मुजरिमों को यकीन हो गया कि मरने वाला सीक्रेट सर्विस ही का आदमी था और बकिया कागजात वो इसी इमारत में कहीं छुपा कर रख गया है। अभी हाल ही में इन लोगों की रसाई इस कमरे तक हुई जहां हमने लाशें पाई। दीवार वाले खुफिया खाने में सचमुच कागजात थे। इसका इशारा भी इन्हें अयाज ही की तरफ से मिला था। जैसे ही कोई आदमी खाने वाली दीवार के नजदीक पहुंचता था, अयाज कब्र के तवीज के नीचे से डरावनी आवाजें निकालने लगता था और दीवार के करीब पहुंचा हुआ आदमी सहम कर दीवार से चिपक जाता। इधर अयाज कब्र के अंदर से मैकेनिज्म को हरकत में लाता और दीवार से 3 छुरियां निकलकर इसकी पुश्त में पवस्त हो जाती। ये सब इसने महज सरगना को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन सरगना मेरे हाथ लगा। अब अयाज शायद जिंदगी भर अपने मतलब किसी को कोई इतला न दे। और कैप्टन फयाज, मैंने इससे वादा किया है कि इसका नाम केस के दौरान में कहीं ना आने पाएगा, समझे? और तुम्हें मेरे वादे का पास करना पड़ेगा और तुम अपनी रिपोर्ट इस तरह मरतब करोगे इसमें कहीं महबूबा एक चश्म का नाम भी ना आने पाए। वो तो ठीक है, फयाज जल्दी से बोला। वो 10,000 रुपए कहाँ हैं जो तुमने सर जहांगीर से वसूल किए थे? हाँ ठीक है, इमरान अपनी दीदे फिरा कर बोला। आधा आधा बांट लें। क्यों? बकवास है, इसे मैं सरकारी तहवील में दूंगा, फयाज ने कहा। हरगिज नहीं, इमरान ने चपट कर वो चर्मी हैंडबैग में से उठा लिया जो इसे पिछली रात सर जहांगीर के एक आदमी से मिला था। फयाज ने इससे हैंडबैग छीन लिया और फिर वो इसे खोलने लगा। खबरदार, होशियार, इमरान ने चौकीदारों की तरफ आंख लगाई, लेकिन फयाज हैंडबैग खोल चुका था और फिर जो इसने अरे बाप कहकर छलांग लगाई है तो एक सोफे ही पर जाकर बना ली। हैंडबैग से एक स्याह रंग का सांप निकलकर
فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے، عمران کے بچے کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر دوڑا، سانپ پھنکار کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی، کرسی الٹ گئی اور منہ کے ول فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا ہوتا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے دونوں سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ تم بالکل پاگل ہو، دیوانے، وحشی! فیاض ہانپتا ہوا بولا۔ میں کیا کروں جانمن؟ خیر اب تم اسے سرکاری تحویل میں دے دو۔ اگر کہیں میں رات کو ذرا سا بھی چوں گیا ہوتا تو اس نے مجھے اللہ میاں کی تحویل میں پہنچا دیا تھا۔ کیا سر جہانگیر؟ ہاں، ہم دونوں میں مینڈکوں اور سانپوں کا تبادلہ ہوا تھا، عمران نے کہا اور مغموم انداز میں چنگم چپانے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی حماقت طاری ہو گئی۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔